हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, अपने रिश्तेदारों के साथ और जितने भी एस्पिरेंट जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जान पहचान वाले जितने भी हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल। ठीक है, गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल का ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। ठीक है, और जेटेट के सिलेबस के आधार पर कई चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट एक बार फिर से है कि सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? कहता है एंग्लो नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड एस्ट्रेची के कार्यकाल में, लॉर्ड नेपियर के कार्यकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आंसर कीजिए। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर कीजिए एंग्लो नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। क्लियर? इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एंग्लो नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। क्लियर? यह युद्ध 1814 से 1816 के बीच चला था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के गोरखाओं के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, अंत में एक कठिन अभियान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इसके बाद संधि होती है 1816 में। वो कौन सी संधि होती है? सुगौली की संधि होती है। ठीक दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सुगौली की संधि कब होती है, तो याद करके रखिएगा 1816 में होती है। और अंग्रेज और नेपालियों के बीच ये संधि होती है। अंग्रेज और नेपालियों के बीच ये संधि होती है। क्लियर? चलिए देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड एस्ट्रेची पर, लॉर्ड हेस्टिंग्स पर, इनमें से कोई नहीं। तो मुकदमा ब्रिटिश संसद में किस पर लगाया गया था दोस्तों, चलाया गया था? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के। वारेन हेस्टिंग्स पर यह मुकदमा चलाया गया था। पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश संसद में मुकदमा चला था, याद कर लीजिएगा। कहाँ पर? भारत में नहीं, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था। और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर चला था। कब चला गया था? 1787 में। कब चलाया गया था? 1787 में यह मुकदमा, ठीक है, कहाँ पर चलाया गया था? ब्रिटिश संसद में चलाया गया था। ब्रिटिश संसद में यह महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में जब वो अपने कार्यकाल पर थे दोस्तों, तो इस दौरान उस पर कदाचार का आरोप लगा था। इसी कारण इस पर जो है महाभियोग लगाया गया था। मुकदमा कब खत्म होता है? तो 1795 यह मुकदमा खत्म हो जाता है। ठीक है, इस मुकदमे में वारेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को यहाँ पर बरी कर दिया जाता है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था? आंसर कीजिए। यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंगाल का शेर जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली को कहा जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, बंगाल का शेर लॉर्ड वेल्लेस्ली को कहा जाता था। इसे सहायक संधि का जन्मदाता भी माना जाता है।
ठीक है। उनके कार्यकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन भी हुआ था यहाँ पर, और 1799 में याद कर लीजिएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। क्लियर। उसने हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए उन्होंने 1800 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा इस वर्ष को, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, और कब की गई थी, तो 1800 ईस्वी में यहाँ पर की गई थी। देखिए इसने प्रेस अधिनियम 1799 ईस्वी की पर सेंसरशिप लागू किया था दोस्तों। उनके कार्यकाल में 1802 में कौन सी संधि होती है, तो बेसिन की संधि यहाँ पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड विलियम वेंटिक। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। देखिए लॉर्ड विलियम वेंटिक की यहाँ बात कर लिया जाए तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इन्होंने 1828 से 1835 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्यों बनाया गया था दोस्तों? क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और इसी के तहत जो है विलियम वेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। इसके जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। किस वायसराय ने अफीम आयोग का गठन किया था? इरविन ने, एल्गिन द्वितीय ने, वेलिंगटन ने या लिनलिथगो ने? इसका सही आंसर हो जाएगा अफीम आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है, याद करके रहिए, द्वितीय, एल्गिन प्रथम भी है। अफीम आयोग का गठन किया था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। ठीक है। एल्गिन द्वितीय भारत के वायसराय थे। उन्होंने 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय के पद पर रहे थे। 1895 में, याद कर लीजिएगा, रूस की संधि पर इन्होंने ही हस्ताक्षर किया था। इसके समय में भयानक अकाल भी पड़ा था दोस्तों। इसमें काफी जनधन की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्या कहता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, या देखिए डफरिन के कार्यकाल में, याद कर लीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस की गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, 1885 में। ठीक है। देखिए लॉर्ड लेस्डाउन के काल में, इरविन के काल में, इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और 1928 में यह भारत आता है। तो लॉर्ड इरविन के काल में ये सब घटनाएं होती है। देखिए साइमन कमीशन की बात कर लिया जाए तो इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है। किस लिए इसका गठन हुआ था? तो याद कर लीजिएगा, सरकारी योजनाओं की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदम सुझाने के लिए इसका गठन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के स्टैनली बाल्डविन थे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए 1928 में इसने वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और एक भी इसमें भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं थे। इसी कारण इसका विरोध हुआ था। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रवर्तन किसने किया था? किसके शासनकाल में किया गया था? माउंटबेटन के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लिनलिथगो के शासनकाल में या हेस्टिंग्स के शासनकाल में? आंसर कीजिए। किसके शासनकाल में लोक सेवा आयोग का प्रवर्तन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। देखिए भारतीय सिविल सेवा को तर्कसंगत और आधुनिक बनाने का श्रेय किसे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को है। इन्हीं के समय भारतीय सिविल सेवा, और इसी को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल करते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम में बिछाई गई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी से आपके
परीक्षा में एक दो प्रश्न बनेंगे दोस्तों। लॉर्ड विलिंगटन, लिनलिथगो, डलहौजी, माउंटबेटन। तो रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाया गया था, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1848 से 1856 तक था। ठीक है, देखिए भारत में पहली रेलवे लाइन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछी थी। ठीक है, कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। पहली रेलवे ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? बंबई से ठाणे के बीच। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इसीलिए डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। देखिए डलहौजी की बात कर ले जाए तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, डाक टिकट की शुरुआत डलहौजी ने ही की थी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कहता है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड कर्जन, रिपन, वेबल या मेयो? किसकी हत्या यहां पर कर दी गई थी? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या यहां पर कर दी गई थी। देखिए भारत के वायसराय कौन थे? मेयो थे, जिसकी हत्या उनके कार्यकाल में कर दी गई थी। कब की गई थी? 8 फरवरी 1872 को। कहां पर? अंडमान द्वीप समूह में कर दी गई थी, अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, किसके द्वारा यह हत्या को अंजाम दिया गया था? शेर अली अफरीदी को। क्यों दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कारावास जब अली अफरीदी को मिला था तो उसके साथ भेदभाव हुआ था। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए उसने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। हो गया क्लियर? चलिए अगला सवाल। किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन को, कर्जन को, मिंटो को या हार्डिंग को? आंसर कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। देखिए रिपन की बात कर लिया जाए तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने कब की थी? 1882 में की थी। ठीक है, इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, कारखाना अधिनियम। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, याद कर लीजिएगा, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयुक्त की नियुक्ति की थी, और रिपन ने सिविल सेवाओं में, याद कर लीजिएगा दोस्तों, उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 21 वर्ष कर दी थी। क्लियर? नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? M.K. गांधी, G.K. गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिएगा तो दोस्तों कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो G.K. गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यहाँ पर कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी। किससे की थी? औरंगजेब से की थी। ठीक है, गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? 1905 में की थी, और इन्होंने बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी यहाँ पर की थी। नेक्स्ट है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? कर्जन ने, मिंटो ने, उपयुक्त दोनों में? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने। देखिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, इस नीति को कब लागू किया गया था? 1858 में। लॉर्ड कर्जन ने 1898 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना अपराध माना गया था। देखिए अगला सवाल, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो एक आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड एल्गिन?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। देखिए, माउंटबेटन के काल में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये भारत के आखिरी वायसराय थे, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को तैयार किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किसने तैयार किया था, तो माउंटबेटन ने जो है यहाँ पर स्वतंत्रता अधिनियम को तैयार किया था। उन्होंने भारत का विभाजन का फैसला किया था। कब तक? 3 जून 1947 तक। माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की रूपरेखा पेश इन्होंने ही की थी। अगला सवाल क्या कहता है? पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? वेलिंगटन, लिथगो, माउंटबेटन या लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। हेस्टिंग्स की बात कर लिया जाए 1813 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। इस दौरान कंपनी ने साल 1817 में पिंडारियों का दमन किया था। कब किया था दोस्तों? 1817 में पिंडारियों का दमन किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने 2 बार बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया था? तो बंगाल के राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के रूप में काम किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, लॉर्ड क्लाइव की यहां पर बात कर लिया जाए तो सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। क्लाइव ने 2 बार बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया, यानी कि गवर्नर के रूप में काम किया, ठीक है। पहली बार 1757 से 1760 तक और दूसरी बार 1765 से 67 ईस्वी तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्यकाल के दौरान प्लासी की लड़ाई, ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में, प्लासी गांव के पास, ठीक है, और चिंसुरा की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 में होती है, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे और बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम थे दूसरी तरफ, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है। दोस्तों, जेटेट 2025 के सिलेबस के आधार पर मैं सारे सेशन को ला रहा हूं। गवर्नर जनरल एवं उनका कार्यकाल का ही मेरा दूसरा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।